डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट हैबिटेट के हवाले से। अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के हवाले से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन्स की और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, जिसमें हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी डीएमाइनेशन की, जिसका मतलब है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड ड्यूरिंग देयर कैटाबॉलिज्म विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नाइट्रोजनस वेस्ट को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए। नंबर 1 पर वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो मोस्टली एक्सक्रीटेड है, यानी कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादातर एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, मोस्टली एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट में शामिल किए जाते हैं। फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं जो हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट बट दे आर एक्सक्रीटेड इन लोअर अमाउंट्स, लोअर क्वान्टिटीज़। फिर तीसरे नंबर पर वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर जो बॉडी के से एक्सक्रीट किए जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं मोस्टली एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 अमोनिया, जो कि अमाइनो एसिड्स की डीएमाइनेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो मोस्टली एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट में एक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है। दूसरे नंबर पर जो मोस्टली एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिया, और तीसरे नंबर पर जो मोस्टली एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। तो मोस्टली एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट में 3 नाइट्रोजनस वेस्ट शामिल हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ज़्यादातर एनिमल्स अमोनिया की फॉर्म में या यूरिया की फॉर्म में या यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो लोअर क्वांटिटीज़ में एक्सक्रीट होते हैं ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट, मगर ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के मुकाबले में कम क्वांटिटी में एक्सक्रीट होते हैं। इसमें आते जी केराटिनिन, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि लोअर क्वांटिटीज़ में सिक्रीट होता है। दूसरे नंबर पर केराटिन, जिसका अदर नेम ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड भी इसको हम कह सकते हैं। तो केराटिनिन एंड केराटिन, ये 2 वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि लोअर क्वांटिटीज़ से में बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तीसरे नंबर पर वो नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं विच आर इन वेरी लिटल अमाउंट, वेरी लिटल क्वांटिटीज़ जो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। इसमें अमाइनो एसिड शामिल हैं, यानी कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें डीएमाइनेशन नहीं होती, जिनसे अमोनिया नहीं बनता, वो ऐसे ही बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। प्यूरीन्स हैं, पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरीन्स क्या होते हैं? प्यूरीन्स होते हैं डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। डबल रिंग इस तरह से, एक इसमें 6 कॉर्नर का रिंग और दूसरा उसमें 5 कॉर्नर का रिंग है। तो इनको हम बोलते हैं डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस को बोलते हैं हम प्यूरीन्स। इनका ये मैं जनरल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं 1, 3, 7 और 9 पोजीशंस पे, बाकी इसमें कार्बन है। इसमें 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, एडेनिन एंड गवानिन। ए से एब्रीवेट करते हैं एडेनिन को, जी से एब्रीवेट करते हैं गवानिन को। यानी गवानिन की मेटाबॉलिज्म, गवानिन वेरी स्मॉल अमाउंट का नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, एडेनिन भी, या इन दोनों की जगह हम क्या बोल सकते हैं? प्यूरीन्स बोल सकते हैं। इसी तरह जो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इस तरह से होंगे, 6 कॉर्नर वाला रिंग जिनमें 2 पोजीशंस पर, 1 और 3 पोजीशंस पर नाइट्रोजन है, बाकी कार्बन है। इसमें सी से एब्रीवेट करते हैं साइटोसिन को, टी से एब्रीवेट थायामीन को करते हैं और यू से यूरासिल को। इसमें ये हम जानते हैं कि थायामीन डीएनए के लिए होता है और यूरासिल आरएनए के लिए होता है। तो पायरिमिडीन्स की मेटाबॉलिज्म हो या प्यूरीन्स की मेटाबॉलिज्म हो, इनके नतीजे में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं इसमें शामिल हैं ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, इसी की थोड़ी सी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया और अमोनिया। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन की मेटाबॉलिज्म से बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट के नाम लिखें। तो वो ये नाम आपको लिखने हैं, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। डियर स्टूडेंट, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी आपको बताया कि राइट द नेम्स ऑफ मोस्टली एक्सक्रीटेड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो उनके नाम ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, यूरिक एसिड,
एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया है। नेक्स्ट अब एनिमल्स को नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की बेस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे नंबर 1 पर हैं अमोनोटिलिक्स, अमोनोटिली भी कहते हैं इसको। एनिमल्स के लिए कहेंगे अमोनोटिलिक्स और हैबिट को कहेंगे अमोनोटिली। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दोज एनिमल्स विच एलिमिनेट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका मतलब है मसलन अगर 100 ग्राम नाइट्रोजन एनिमल एलिमिनेट करता है तो उसमें 70-80 ग्राम यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन जिस फॉर्म में एलिमिनेट होता है, अगर वो अमोनिया हो तो इस तरह के एनिमल को कहा जाएगा अमोनोटिलिक्स और इसके हैबिटेट, इस हैबिट को कहा जाएगा अमोनोटिली। तो दोज एनिमल्स विच प्राइमरीली एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर अमोनोटिलिक्स एंड देयर हैबिट इज़ नोन एज अमोनोटिली। 1 ग्राम नाइट्रोजन यानी बॉडी से जितना नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है उसमें से 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो तो इसके लिए 500 ml पानी चाहिए। 500 ml का मतलब है ½ लीटर पानी चाहिए। 1 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया की शक्ल में बॉडी से निकालने के लिए ½ लीटर यानी कि 500 ml पानी चाहिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार है। इसका मतलब है अमोनोटिलिक्स वही एनिमल्स हो सकते हैं जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनके पास पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। तो अमोनोटिलिक्स आर दोज एनिमल्स विच एलिमिनेट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब ये MCQ बोर्ड में भी आया हुआ है कई बार। 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से निकालने के लिए कितना पानी चाहिए? तो 500 ml और लीटर्स में बात करेंगे तो ½ लीटर पानी चाहिए। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? मोस्टली जो फिशेस हैं यानी कि फ्रेश वाटर के या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में निकालते हैं? अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं। नेक्स्ट आते हैं वो एनिमल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो ऐसे हैबिटेट में चले गए जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम थी। अब समहाउ उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई कि किसी तरह पानी को अपनी बॉडी में कंजर्व किया जाए। यानी अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में एलिमिनेट हो रहे हैं तो 500 ml पानी चाहिए। अगर इसी अमोनिया को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाए जिसके लिए कम पानी चाहिए हो, तो अब ये कौन आ जाते हैं? यूरियोटिलिक्स आ जाते हैं। यूरियोटिलिक्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं विच एलिमिनेट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जो यूरिया की शक्ल में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, इनको कहते हैं यूरियोटिलिक्स और इस हैबिट को कहते हैं यूरियोटिली। अब इसमें क्या होगा? 1 ग्राम नाइट्रोजन, पहले अमोनिया की फॉर्म, अब किस फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में निकालना हो तो इसके लिए 50 ml पानी चाहिए। यानी नाइट्रोजन 1 ही ग्राम है, अगर अमोनिया की फॉर्म में होगा तो 500 ml पानी चाहिए होगा, अगर यूरिया की फॉर्म में होगा तो सिर्फ 50 ml पानी चाहिए होगा। यानी अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया उसके मुकाबले में कम टॉक्सिक है। तो यूरिया के लिए सिर्फ 50 ml पानी चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में निकालने के लिए। यूरियोटिलिक्स की एग्जांपल्स में आते हैं मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क एंड बॉनी फिशेस। तो इनके अक्सर MCQ पूछे जाते हैं कि एम्फीबियन यूरियोटिलिक्स हैं या मोनोटिलिक। तो एम्फीबियन, मैमल्स, शार्क, बॉनी फिशेस, ये एग्जांपल हैं यूरियोटिलिक्स की। या अगर आपसे कहा जाए कि एम्फीबियन अपना प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में निकालते हैं, तो हम कहेंगे यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। और बॉनी फिशेस किस फॉर्म में निकालते हैं? वो भी यूरिया। अब देखें, मोस्टली फिशेस हो तो अमोनिया, बॉनी फिशेस हो तो यूरिया। वो प्रोसेस जिसमें अमोनिया से यूरिया बनता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है यूरिया साइकिल का। और ये एनिमल्स की बॉडी में कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया साइकिल बॉडी में कहाँ पर हो रहा है, तो यूरिया साइकिल बॉडी में लिवर पर हो रहा है। इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है? 2 अमाइनो ग्रुप इसमें चाहिए होते हैं, फर्स्ट अमाइनो ग्रुप और सेकेंड अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप ऑब्वियसली अमोनिया से आ रहे हैं, तो एक बार यूरिया साइकिल को रन करने के लिए 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल रिक्वायर है और इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए।
तो 2 मॉलिक्यूल अमाइनो ग्रुप्स के या अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यूरिया साइकिल में मिलकर 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा यूरिया का। अब इसकी कुछ सीक्वेंस मेटाबॉलिक पाथवे की क्या है कि इसका एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं ऑर्निथिन। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वो होता है जो कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस फिर से प्रोड्यूस हो जाता है या जो कि इनिशियल सबस्ट्रेट है जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो लिवर में ऑर्निथिन का मॉलिक्यूल 1 अमाइनो ग्रुप और 1 कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर जो पहली प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इसका नाम है सिट्रियोलिन। तो 1 अमाइनो ग्रुप 1 कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्निथिन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? सिट्रियोलिन। सिट्रियोलिन में जब सेकेंड अमाइनो ग्रुप ऐड होगा तो इससे जो प्रोडक्ट डेवलप होगी उसका नाम है आर्जिनिनोसक्सीनेट। सिट्रियोलिन सेकेंड अमाइनो ग्रुप के साथ मिलकर क्या बनाएगा? आर्जिनिनोसक्सीनेट। आर्जिनिनोसक्सीनेट विल कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन। आर्जिनिन पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है आर्जिनेज। अब यहाँ पर जब आर्जिनिन को आर्जिनेज एंजाइम कैटाबोलाइज करेगा तो इसके नतीजे में ऑर्निथिन फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा और 1 मॉलिक्यूल यूरिया का साइकिल से एग्जिट कर जाएगा। तो हमने देखा कि 1 मॉलिक्यूल यूरिया का प्रोड्यूस करने के लिए यूरिया का फार्मूला भी यही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ ये लगे होंगे 2 अदद अमाइनो ग्रुप्स। तो 1 मॉलिक्यूल यूरिया का प्रोड्यूस करने के लिए 2 अमाइनो ग्रुप और 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है यूरिया साइकिल में। यहाँ पर एक बात अच्छी तरह याद रख लें, आर्जिनेज एंजाइम है इसलिए हम इसको ई से एब्रीवेट करते हैं। इसका सबस्ट्रेट कौन है? आर्जिनिन। अगर आपसे कहा जाए कि आर्जिनेज एंजाइम के सबस्ट्रेट का नाम बताएं तो इसका सबस्ट्रेट होगा आर्जिनिन। और अगर आपसे कहा जाए इसकी प्रोडक्ट का नाम बताएं तो इसकी प्रोडक्ट में 2 चीज़ें आएंगी। वो प्रोडक्ट में इसकी ऑर्निथिन भी आएगा और यूरिया भी आएगा। यानी आर्जिनेज एंजाइम की प्रोडक्ट कौन है? ऑर्निथिन भी और यूरिया भी, और इसका सबस्ट्रेट कौन है? आर्जिनिन। मगर अगर आपसे कहा जाए कि यूरिया साइकिल की प्रोडक्ट का नाम बताएं तो यूरिया साइकिल की प्रोडक्ट सिर्फ यूरिया ही है क्योंकि साइकिल से एग्जिट कौन किया है? यूरिया। और दूसरा, इस यूरिया साइकिल को प्रीकर्सर ऑर्निथिन की वजह से ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जा सकता है। तो ऑर्निथिन साइकिल कह दें या यूरिया साइकिल कह दें, एक ही बात है। यूरिया साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्ट यूरिया है, ऑर्निथिन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इनिशियल सबस्ट्रेट ऑर्निथिन है। अब इस यूरिया साइकिल की जो सीक्वेंस है वो आपने याद रखनी है। देखें इसमें 4 इंटरमीडिएट्स हैं। पहले नंबर पर है ऑर्निथिन, दूसरे नंबर पर सिट्रियोलिन, तीसरे नंबर पर आर्जिनिनोसक्सीनेट, चौथे नंबर पर आर्जिनिन और फिर दोबारा ऑर्निथिन। ये साइकिल में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे कि अगर इनको अमाइनो ग्रुप्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते रहें। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? लिवर में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे ब्लड में यूरिया कहाँ से आता है तो हम कहेंगे कि ब्लड में यूरिया लिवर से आता है। और लिवर में यूरिया कैसे बनता है? लिवर में यूरिया यूरिया साइकिल के ज़रिए बनता है। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, याद रख लें कि ब्लड में यूरिया आता कहाँ से है? लिवर से। मगर ब्लड से यूरिया को रिमूव कौन करता है? वो किडनीज़ रिमूव करते हैं। किडनीज़ ब्लड से यूरिया को लेते हैं, यूरिन बनाते हैं और यूरिन की फॉर्म में यूरिया बॉडी से निकल जाता है। तो ब्लड में यूरिया को कम करने वाले ऑर्गन का नाम किडनी है और ज़्यादा करने वाले ऑर्गन का नाम लिवर है। तो लिवर में ये यूरिया साइकिल होता है। तो इस तरह ये 2 ग्रुप्स हो गए, अमोनोटिलिक्स जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, यूरियोटिलिक्स जो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं। तीसरा ग्रुप जो है इसको कहा जाता है यूरिकोटिलिक्स। यूरिकोटिलिक्स में वो एनिमल शामिल हैं जो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। अब इसमें 1 ग्राम नाइट्रोजन यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालने के लिए सिर्फ 1 ml पानी चाहिए। यानी यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए सबसे कम पानी रिक्वायर है। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हुआ, यूरिया उससे कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड उससे भी कम टॉक्सिक है। अगर हम इनकी टॉक्सिसिटी का एक सीक्वेंस बनाएं तो उसमें अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, यूरिया उससे कम टॉक्सिक और यूरिक एसिड ये सबसे कम टॉक्सिक है।
और अगर हम इनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो फिर ये सीक्वेंस ऐसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पानी, तब भी यही सीक्वेंस रहेगा कि सबसे ज़्यादा पानी भी किसके लिए चाहिए, अमोनिया के लिए, उससे कम यूरिया के लिए, सबसे कम यूरिक एसिड। तो टॉक्सिसिटी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की तरफ इंक्रीज़ होती है। वाटर भी इसी सीक्वेंस में चाहिए होता है, यानी अमोनिया के लिए ज़्यादा, यूरिया के लिए उससे कम, और यूरिक एसिड के लिए सबसे कम। अब इनकी क्या एग्जांपल है, बर्ड्स, इनको आप एवीज भी कह सकते हैं, एवीज बर्ड्स की क्लास को कहते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड गार्डन स्नेल, लैंड स्नेल, ये वो एनिमल्स हैं जो अपना प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। क्योंकि परिंदों ने हवा में उड़ना होता है, इनके पास कम पानी होता है, इसलिए ये अपना प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसमें आप देख सकते हैं 2 रिंग हैं, एक 6 कॉर्नर है, एक 5 कॉर्नर है। इसमें 4 पोजीशंस पर नाइट्रोजन है, बाकी पोजीशंस के ऊपर इसमें कार्बन है। तो 4 नाइट्रोजन है इसमें, बाकी 9 पोजीशंस में से 5 पोजीशंस पर कार्बन है। ये यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं वो कौन कौन से एनिमल किस किस फॉर्म में उसको एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी बुक में 4 रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स दिए हुए हैं जिनके हवाले से एक्सक्रीशन को डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 पर है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जिस फाइलम से बिलोंग करता है इसका नाम है सिलेंट्रेटा। इस सिलेंट्रेटा को एक और नाम भी दिया जाता है, इसका नाम है नाइडेरियंस। सिलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी का नाम सिलेंट्रोन है, और नाइडेरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल्स हैं नाइडोब्लास्ट, जो कि बाद में निमेटोसिस्ट में चेंज हो जाते हैं। हाइड्रा एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जो 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं, एक आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म। इनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता और इनका प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया। इसका मतलब है ये अमोनोटिलिक है, ये फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। हाइड्रा की जनरल बॉडी सरफेस, इसकी बॉडी होती है वाज लाइक, इस तरह से इसकी जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होती है। हाइड्रा को आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में माउथ के अराउंड बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, और ये बॉडी के अंदर जो कैविटी है इसका नाम सिलेंट्रोन एंटीरोन है। इसमें जो 2 लेयर्स हैं, इसमें से एक आउटर लेयर है जिसको कहा जाएगा एक्टोडर्म, और एक इनर लेयर है जिसको बोला जाएगा एंडोडर्म। अब इनमें अगर इनके एक्टोडर्मल सेल्स में ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन इसमें मूव कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। इसी तरह अगर अमोनिया की मिकदार इसमें ज़्यादा होगी तो अमोनिया इससे बाहर आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोई बाकायदा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए ये अमोनिया को बाहर निकाल रहे हैं। इनकी जो जनरल बॉडी सरफेस है, चाहे वो इनसाइड के एंडोडर्म के सेल्स हैं, उनसे भी अमोनिया एलिमिनेट हो रहा है, एक्टोडर्म के सेल से भी एलिमिनेट हो रहा है, और एलिमिनेट कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के ज़रिए। तो हाइड्रा में एक्सक्रीशन के लिए कोई बाकायदा सिस्टम मौजूद नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए इसकी जनरल बॉडी सरफेस से इसमें वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट होते हैं। वो इनर साइड भी हो सकती है एंडोडर्म वाली, आउटर साइड भी हो सकती है एक्टोडर्म वाली। तो एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के हवाले से यही चंद इम्पॉर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं। हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, जिसका अदर नेम नाइडेरियन भी हो सकता है। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिसमें 2 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसका प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है जो डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट होता है, बट देयर इज़ नो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द हाइड्रा। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा जो ग्रुप हमारे पास है वो है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया जिस फाइलम से बिलोंग करता है इसको हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस को कॉमनली कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स।
प्लेटीहेल्मिन्थीस भी बोल सकते हैं इसको, फ्लैट वॉर्म्स भी बोल सकते हैं। ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि ये 3 लेयर से बने होते हैं जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म शामिल है, और ये होते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब है कि इनमें कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है प्रोटोनेफ्रीडिया की फॉर्म में। प्लूरल होगा तो इसको प्रोटोनेफ्रीडिया, सिंगुलर होगा तो प्रोटोनेफ्रीडियम बोलेंगे। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये कि प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है जिसकी बॉडी ऊपर नीचे से डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। इसकी बॉडी के लेंथ वाइज लॉन्ग डक्ट्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स बोलते हैं। These are longitudinally placed excretory ducts and these ducts are highly branched। ये ducts की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, इवन इनकी कुछ ब्रांचेस आउटसाइड द बॉडी से भी कनेक्टेड होती हैं। जो इनकी इनर ब्रांचेस होती हैं इनमें कोई ओपनिंग नहीं होती, दे एंड ब्लाइंडली। तो 2 longitudinally placed excretory ducts हैं जो कि हाईली ब्रांच्ड हैं, और इनकी जो इनर ब्रांचेस हैं वो कोई ओपनिंग नहीं रखती। इंस्टेड ऑफ इनर ब्रांचेस, इंस्टेड ऑफ इनर ओपनिंग्स, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नोन एज फ्लेम सेल्स। एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनकी इनर साइड पर जिनको हम किसका नाम देते हैं, फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। अब ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, इनकी ब्रांचेस हैं, इनकी इंटरनल ब्रांच है। इंटरनल ब्रांच पर ये बल्ब लाइक सेल है जिस सेल को क्या बोला जाता है, फ्लेम सेल इसको बोला जाता है। फ्लेम सेल के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ सीलिया इसके अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मूवमेंट ऑफ सीलिया है ये मोमबत्ती के शोले की तरह की, फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम की तरह की महसूस होती है। यहाँ पर इन फ्लेम सेल्स के बाहर की जितनी स्पेसेस हैं इन सबको कहा जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस। फ्लेम्स सीलिया की मूवमेंट की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड दाखिल होगा फ्लेम सेल में। फ्लेम सेल से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड मूव करके जाएगा एक्सक्रीटरी डक्ट्स में, और एक्सक्रीटरी डक्ट से जब ये मूव कर रहा होगा तो इसमें यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो वापस आ जाएंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्राइमरी प्रोसेस हो रहे हैं। नंबर 1 पर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी, फ्लेम सेल पर होगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है मूवमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ फ्लेम सेल और एक्सक्रीटरी डक्ट इनटू द फ्लेम सेल। और ये मूवमेंट इनटू क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सीलिया। और जब ये सीलिया मूव करते हैं ये ऐसे लगता है जैसे कोई मोमबत्ती का शोला जो है वो टिमटिमा रहा है, फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम की तरह ये महसूस होते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद ये जब मटेरियल एक्सक्रीटरी डक्ट्स के पास आता है, इसमें याद रख लें कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। इसमें यूज़फुल चीज़ें भी हैं और इसमें वेस्ट चीज़ें भी हैं। इसमें से जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो वापस चली जाएंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसको हम नाम देंगे री एब्जॉर्प्शन का। यूज़फुल चीज़ें जब वापस चली जाएंगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा वो सारे का सारा कहलाएगा यूरिन, एंड यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू दिस पोर, और इस पोर को हम नाम देंगे एक्सक्रीटरी पोर का या नेफ्रीडियोपोर का, इसको यहाँ पर नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द फ्लेम सेल, ये एब्जॉर्प्शन। एंड फ्रॉम दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटरी डक्ट मूवमेंट ऑफ यूजफुल मटेरियल, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन सबकी नहीं होनी, रीएब्जॉर्प्शन होगी यूजफुल चीज़ों की, बैक इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर होगा वो वेस्ट होगा और पानी होगा जो कि कलेक्टिवली यूरिन कहलाएगा। यूरिन इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी और नेफ्रीडियोपोर। यहाँ पर एक बात याद रख लें कि ये जो प्लेनेरिया है ये तो है फ्री लिविंग और ये रहता है फ्रेश वाटर में, इसलिए ये प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट यूरिन।
ऐसा यूरिन जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो, हाइपोटोनिक कह दें, डाइल्यूट यूरिन कह दें। जो इनके मेंबर पैरासिटिक हैं, जैसे कि उसकी हम एग्जांपल भी एक ले लेते हैं, टेप वॉर्म। टेप वॉर्म पैरासाइट है। तो जो पैरासिटिक मेंबर होते हैं, क्योंकि वो होस्ट पर डिपेंड करते हैं, ये कैसा यूरिन पैदा करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं आइसोटोनिक यूरिन। तो जो टेप वॉर्म है पैरासिटिक मेंबर है, आइसोटोनिक। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस या फ्लैटवर्म्स के मेंबर जो फ्री लिविंग हैं वो कैसा ही, वो डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करते हैं। जो पैरासिटिक हैं जैसे कि टेप वॉर्म, वो आइसोटोनिक यूरिन पैदा करते हैं। और प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन फीचर क्या है? इंस्टेड ऑफ इंटरनल ओपनिंग्स दे हैव फ्लेम सेल्स एंड एक्सटर्नल ओपनिंग इनमें होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास जो एनिमल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा वो है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। एनिलिडा फाइलम की जो सबसे मेजर फीचर है वो है इसकी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर से भी ये सेगमेंट है और अंदर से भी ये सेगमेंट है। इसकी बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीलोम और इसमें मौजूद फ्लूइड को कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। अब इसमें जो लॉन्ग ट्यूब पाई जाती है उसका नाम है मेटानेफ्रीडिया। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके 4 पार्ट्स हैं। इस पहले पार्ट को हम नाम देंगे नेफ्रोस्टोम का, जो कि एक बल्ब लाइक पार्ट है, बहुत सारे सीलिया से ये कवर्ड है। इसका नाम होगा नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के बाद एक बहुत बड़ी डक्ट है जिसको हम कॉइल्ड टिब्यूल या कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कह सकते हैं। फिर इसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के बाद चौथा पार्ट है नेफ्रीडियोपोर। अब देखें इसके जो 4 पार्ट्स हैं इसमें इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम है, एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रीडियोपोर है। इस सिस्टम को कहा जाता है मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया में और प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या फ़र्क है? प्रोटोनेफ्रीडिया में इंस्टेड ऑफ इंटरनल ओपनिंग फ्लेम सेल्स हैं मगर एक्सटर्नल ओपनिंग मौजूद है। मेटानेफ्रीडिया में इंटरनल ओपनिंग भी है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी है। अब यहाँ पर भी उसी तरह 4 प्रोसेस हैं। बिकॉज दीज कॉइल्ड टिब्यूल्स आर कवर्ड विद न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज। जब ये सिलोमिक फ्लूइड सीलिया मूव करते हैं नेफ्रोस्टोम के, तो सिलोमिक फ्लूइड दाखिल हो जाता है नेफ्रोस्टोम में। ये प्रोसेस उसी तरह कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। जब ये सिलोमिक फ्लूइड मूव करता है थ्रू दिस कॉइल्ड टिब्यूल्स, तो इसमें से यूज़फुल चीज़ें ब्लड कैपिलरीज में वापस चली जाती हैं, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो लेफ़्ट ओवर बचता है यूरिनरी ब्लैडर में वो कहलाता है यूरिन, एंड यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नेफ्रीडियोपोर। और अर्थवॉर्म की हर स्पीशीज़ में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। कुछ स्पीशीज़ में 1 पेयर से ज़्यादा भी मेटानेफ्रीडिया मौजूद हो सकते हैं। तो एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म के हवाले से ये बात याद रखनी है। इनका फाइलम एनिलिडा है जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है मेटानेफ्रीडिया पर। मेटानेफ्रीडिया वो होता है जिसमें इंटरनल ओपनिंग भी होती है और एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है। इनकी इंटरनल ओपनिंग का नाम नेफ्रोस्टोम है, जो कि एक बल्ब लाइक पार्ट है, बहुत सारे सीलिया से ये कवर्ड है। सिलोमिक फ्लूइड नेफ्रोस्टोम के ज़रिए इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स के अंदर दाखिल होता है, और जब ये नेफ्रोस्टोम में दाखिल होता है ये प्रोसेस कहलाता है इसी तरह एब्जॉर्प्शन।
जब ये यूज़फुल और वेस्ट दोनों चीज़ें कॉइल ट्यूब्यूल से गुजरती हैं, यूज़फुल चीज़ें वापस चली जाती हैं कॉइल ट्यूब्यूल्स में, तो ये प्रोसेस कहलाता है रीअब्जॉर्प्शन। वो यहाँ प्लेनेरिया में भी है। जो लेफ़्ट ओवर कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए एलिमिनेट हो जाता है, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ये ज़्यादा बेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू दी अर्थवॉर्म, एज़ कम्पेयर टू दी प्लेनेरिया। चौथा एनिमल जो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉकरोच। कॉकरोच बिलोंग करता है इंसेक्ट्स के ग्रुप से, और इसमें ख़ास बात यह है कि ये वाहिद एनिमल्स का ग्रुप है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। अगर इसमें आप गट की बात करें तो जो खुराक की नाली का शुरू का हिस्सा है इसको कहा जाता है फोर गट, दरमियान वाले हिस्से को कहा जाता है मिड गट, और आखिरी पार्ट को इसके कहा जाता है हाइंड गट। जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन है, यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब लगी होती है, इसके साथ जुड़ी है, इसको बोला जाएगा मालपीजियन टिब्यूल्स। अब आप इस मालपीजियन टिब्यूल को थोड़ा एनालाइज करें तो इसके दो पार्ट हैं। एक इसका ब्लाइंड एंड है, ये ब्लाइंड एंड इसका थोड़ा सा अवे है इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टल एंड, और एक एंड है इसका प्रॉक्सिमल। जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है ये ओपन है, और इसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है इसको कहते हैं हीमोलिम्फ। कॉकरोच बिलोंग करते हैं इंसेक्ट्स के ग्रुप से, आर्थ्रोपोडा फाइलम से। इनकी बॉडी कैविटी का नाम हीमोसील और इसमें पाए जाने वाले फ्लूइड का नाम हीमोलिम्फ होता है। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। ये इनकी खुराक की नली है जिसमें से फूड मूव कर रही है, फोरगट, फिर मिड गट, फिर उसके बाद हाइंड गट, और फिर देन आउट ऑफ द बॉडी। जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन है अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब बहुत सारे टिब्यूल्स का क्लस्टर है जिन्हें बोलते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स। और मालपीजियन टिब्यूल्स का प्रॉक्सिमल एंड ओपन होता है गट में, और इसका डिस्टल एंड सस्पेंडेड होता है हीमोलिम्फ में। जब ये मालपीजियन टिब्यूल फ्लोट करती हैं हीमोलिम्फ में तो यहाँ से कुछ हीमोलिम्फ मूव करके आ जाता है इनटू दिस ल्यूमिन ऑफ मालपीजियन टिब्यूल। इस ल्यूमिन से डिस्टल एंड से दाखिल हुआ, ल्यूमिन में आया, ल्यूमिन से होता हुआ प्रॉक्सिमल एंड से गट में आ गया। अब जो हीमोलिम्फ कलेक्ट हुआ है मालपीजियन टिब्यूल के साथ के ज़रिए वो फूड के साथ मिक्स होकर किस में चला गया, हाइंड गट। हाइंड गट में ज़रूरी चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। ज़रूरी चीज़ों में वाटर और सॉल्ट शामिल हैं। अब यहाँ पर जो हाइंड गट से मटीरियल एक्सक्रीट किया जाएगा इसको नाम दिया जाता है एक्सक्रीटा का। एक्सक्रीटा इसलिए बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम फीसिस बोलते हैं, और साथ इसमें यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट है। और इस ओपनिंग को जिससे ये मटेरियल एलिमिनेट होता है इसको कलवाइकल अपर्चर का नाम दिया जाता है, एनस नहीं बोला जाता इसको। तो कॉकरोच जो कि बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, इसकी बॉडी कैविटी का नाम हीमोसील है, फ्लूइड का नाम हीमोलिम्फ है। पूरे किंगडम एनिमेलिया में वाहिद एनिमल्स का ग्रुप है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। और जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन है उनके करीब कुछ टिब्यूल्स हैं जिनको बोलते हैं मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स का डिस्टल एंड ब्लाइंड है, बंद है, और इनका प्रॉक्सिमल एंड ओपन है। डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड के बिटवीन जो स्पेस है इसको ल्यूमिन बोलते हैं। जब ये मालपीजियन टिब्यूल हीमोलिम्फ में फ्लोट करती हैं तो फ्रॉम डिस्टल एंड हीमोलिम्फ एंटर्स इनटू द मालपीजियन टिब्यूल, यहाँ से आता है ल्यूमिन, और ल्यूमिन के प्रॉक्सिमल एंड से ये हाइंड गट में शामिल हो जाता है। गट में ये फूड के अलॉन्ग मूव करके हाइंड गट में आ जाता है। हाइंड गट में ज़रूरी चीज़ों की रीएब्जॉर्ब, ख़ास तौर पे ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, वाटर और सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड बचती है इसको कलेक्टिवली कहा जाता है एक्सक्रीटा। यहाँ पर इसको एक्सक्रीटा ही बोलना है, इसको फीसिस नहीं बोलना, क्योंकि फीसिस जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ ओनली अनडाइजेस्टेड फूड, मगर यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट भी शामिल है। और ये ओपनिंग जिसके ज़रिए ये एलिमिनेट हो रहे हैं इसका नाम
कलवाइकल अपर्चर होगा, इसको एनस नहीं बोला जाएगा। तो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स हमारे 4 एनिमल्स हमारे सिलेबस में ये इंक्लूडेड थे। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, अब इसका एमसीक्यू क्या आपने याद रखना है कि हाइड्रा में एक्सक्रीशन के लिए कोई बाकायदा सिस्टम मौजूद नहीं है, डिफ्यूजन के ज़रिए जनरल बॉडी सरफेस से अमोनिया की एक्सक्रीशन होगी। प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद हैं जिनमें इंटरनल ओपनिंग की जगह पर फ्लेम सेल होते हैं। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रीडिया मौजूद हैं और कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए मालपीजियन टिब्यूल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है। थैंक यू वेरी मच।